गुड मॉर्निंग। दलीय पद्धति के मूल्यांकन का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में प्रारंभ किया था और इसके तहत हमने दलीय पद्धति के गुणों का अध्ययन किया था। आज हम दलीय पद्धति के दोष आपको बताएंगे। दलीय पद्धति हालांकि प्रतिनिधात्मक प्रजातंत्र में अर्थात अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में अत्यंत आवश्यक है। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र का संचालन राजनीतिक दलों के बिना संभव नहीं हो सकता है। तो राजनीतिक दलों का अस्तित्व प्रजातंत्र की सफलता के लिए, प्रतिनिधात्मक प्रजातंत्र की सफलता के लिए अनिवार्य है। लेकिन व्यवहार में अगर हम देखें तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों के द्वारा जिस तरह से कार्य किया जाता है, जिस तरह से राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली रही है, उस आधार पर हम राजनीतिक दलों को दोषहीन नहीं कह सकते हैं। कई दोष, कई कमियां हम राजनीतिक दल व्यवस्था में देख सकते हैं, राजनीतिक दल पद्धति में देख सकते हैं। जैसे लोकतंत्र के विकास में बाधक है राजनीतिक दल। लोकतंत्र क्या कहता है? लोकतंत्र समानता और स्वतंत्रता का सबसे अधिक समर्थन करने वाला शासन है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित शासन प्रणाली लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। लेकिन राजनीतिक दलों के माध्यम से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत कर दिया जाता है, जो कि लोकतंत्र की प्रगति में, लोकतंत्र के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। राजनीतिक दल के जो सदस्य होते हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी व्यक्तिगत राय, अपनी निजी राय या निजी विचार को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, बल्कि उन्हें दल की बातों का ही समर्थन करना पड़ता है। चाहे किसी भी विषय पर, किसी भी मुद्दे पर उनकी व्यक्तिगत राय या निजी राय कुछ भी हो, उन्हें सिर्फ दल की बातों का समर्थन ही करना पड़ता है। तो व्यक्तियों की विचार स्वतंत्रता का अंत हो जाता है राजनीतिक दलों के माध्यम से। राष्ट्रीय हितों को हानि पहुंचती है। राष्ट्रीय हितों की वृद्धि के लिए संगठित समुदाय का नाम राजनीतिक दल कहा जाता है। राजनीतिक दल का जो अर्थ है या जो परिभाषा होती है राजनीतिक दल की, उससे ये स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए, राष्ट्रीय हितों की वृद्धि के लिए संगठित समुदाय राजनीतिक दल है। लेकिन व्यवहार में अगर हम देखें तो व्यक्ति अपने राजनीतिक दल का इतना अधिक भक्त हो जाता है कि जाने अनजाने में वह दल के हितों के आगे राज्य के हितों को वरीयता नहीं देता है। इससे क्या होता है कि राष्ट्रीय हितों को हानि पहुंचती है। दलीय हित ज़्यादा प्राथमिकता रखते हैं राजनीतिक दल के समर्थकों के लिए। तीसरा, शासन कार्य में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों की उपेक्षा की जाती है। शासन कार्य एक कला है, मानव जीवन की सर्वोच्च कला इसे कहा जाता है, और देश के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों के द्वारा ही इस कला का निष्पादन, इस कला का संपादन होना चाहिए। किंतु दलीय व्यवस्था के कारण देश के जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं वो अपनी सेवा नहीं देते हैं। सर्वोत्तम व्यक्ति जो होगा वो ना तो जी हुजूरी कर सकता है और ना ही अपने विचारगत स्वतंत्रता या कार्यगत स्वतंत्रता को छोड़ सकता है। और अगर दल प्रणाली का, दलीय व्यवस्था से जुड़ना है, किसी राजनीतिक दल का समर्थक बनना है, तो जी हुजूरी करना भी ज़रूरी है और अपनी निजी विचार या व्यक्तिगत विचारों का त्याग करना भी ज़रूरी है। अपने कार्यगत स्वतंत्रता को छोड़ना भी ज़रूरी है। जिस तरह की राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली को देखा जाता है, उस आधार पर ये कहा जा सकता है। लेकिन जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त व्यक्ति होगा, जो सर्वोत्तम व्यक्ति होगा, वो ना तो किसी व्यक्ति के साथ या किसी दल के साथ जी हुजूरी की नीति को अपना सकता है और ना ही अपनी विचारगत या कार्यगत स्वतंत्रता का त्याग कर सकता है। तो इस कारण दलीय राजनीति में फिर उनके लिए कोई स्थान नहीं होता, ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। तो इस तरह जो भी योग्य व्यक्ति होते हैं उनकी उपेक्षा होती है दलीय पद्धति में, और अयोग्य व्यक्तियों को प्रशासनिक ढांचे में स्थान मिलता है, जिसका प्रभाव प्रशासनिक ढांचे पर भी पड़ता है और प्रशासनिक स्तर में गिरावट आती है। प्रशासनिक स्तर निम्नता की ओर जाता है।
भ्रमात्मक राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं राजनीतिक दल। हमने जब दलीय पद्धति के गुणों का अध्ययन किया था तब हमने आपको बताया था कि दल व्यवस्था, दलीय पद्धति इसलिए भी ज़रूरी है ताकि लोगों को सार्वजनिक शिक्षा मिल सके, ताकि लोगों को राजनीतिक शिक्षा मिल सके। लेकिन व्यवहार में अगर हम देखें तो राजनीतिक दल जनता को सही राजनीतिक शिक्षा नहीं प्रदान करते हैं, बल्कि अपने झूठे भाषणों से, अपनी बकवास से भोली भाली जनता को धोखा देने का प्रयास करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। उनका स्वार्थ क्या होता है? येन केन प्रकारेण सत्ता की प्राप्ति करना। तो अपने इस स्वार्थ की सिद्धि के लिए वो हर मुद्दे को, हर समस्या को अपने दृष्टिकोण से जनता के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, झूठ को सच बनाते हैं, सच को झूठ बनाते हैं। तो उनका उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि किसी भी तरह हमें सत्ता की प्राप्ति हो जाए, किसी भी तरह हमें राजनीतिक सत्ता मिल जाए। तो अपने दृष्टिकोण से, अपने रंग में किसी भी विचार, किसी भी मुद्दे या किसी भी समस्या को रंगने का प्रयास उनका रहता है, जिससे कि सामान्य जनता को भ्रमात्मक राजनीतिक शिक्षा की प्राप्ति होती है। सामान्य नैतिक स्तर में गिरावट भी राजनीतिक दलों का एक दोष माना जाता है। राजनीतिक दलों का जो एकमात्र उद्देश्य होता है, अभी हमने आपको बताया कि कैसे भी सत्ता प्राप्त हो जाए, येन केन प्रकारेण सत्ता पर अधिकार हो जाए, और इस उद्देश्य की, इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए राजनीतिक दलों के द्वारा नैतिक, अनैतिक सभी प्रकार के साधन अपनाए जाते हैं। सिर्फ नैतिक साधनों का ही अनुसरण नहीं करते, बल्कि अनैतिक साधनों का प्रयोग भी राजनीतिक दल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने उद्देश्यों की सिद्धि के लिए करते हैं। चुनाव के समय हम देखें तो कई राजनीतिक दल होते हैं, वो एक दूसरे के विरुद्ध विषैला प्रचार करते हैं, उम्मीदवारों के व्यक्तिगत जीवन पर आक्षेप लगाए जाते हैं, लोगों से, जनता से झूठे वायदे किए जाते हैं, और इन सब का परिणाम क्या होता है कि सामान्य जनता के नैतिक स्तर में भी गिरावट आती है। सामान्य जनता के नैतिक स्तर पर भी कुप्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। जनता में मतभेदों को प्रोत्साहन देना। राजनीतिक दल, जब हम दलीय पद्धति के गुण पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया कि ये विभिन्न मतों का संगठन माने जाते हैं, लेकिन वास्तव में, व्यवहार में अगर हम देखें तो राजनीतिक दल मतभेदों को दूर करने के स्थान पर मतभेदों को प्रोत्साहित करते हैं, सार्वजनिक जीवन को कटुतापूर्ण बना देते हैं, उसमें कड़वाहट भर देते हैं। व्यवस्थापिका तो विरोधी वर्गों में विभाजित हो जाती है। हमारी जो विधायिका है, केंद्रीय विधायिका या राज्य विधायिका में भी अगर हम देखें तो कोई भी विधेयक निर्मित किया जाता है, उस समय किस तरह सदस्यों का विभाजन हो जाता है पक्ष और विपक्ष में। राजनीति में भ्रष्टाचार का भी साधन माने जाते हैं राजनीतिक दल। राजनीतिक दल नीचे से लेकर ऊपर तक सुव्यवस्थित रूप से संगठित होते हैं, और चुनाव के समय दल की स्थानीय शाखाएं बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाती है। जो स्थानीय स्तर पर दल के जो ब्रांचेस होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। जब एक राजनीतिक दल का उम्मीदवार विजयी हो जाता है तो उस राजनीतिक दल के स्थानीय नेता राजकीय पद, ठेके या इनाम के रूप में अनुचित लाभ प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। इन बुराइयों का दायित्व राजनीतिक दलों पर ही आता है, क्योंकि यदि राजनीतिक दल न हो तो निर्वाचक अपने मताधिकार का स्वतंत्रतापूर्वक उपयोग करेंगे और ये बुराइयां उत्पन्न ही नहीं होंगी। इसके अतिरिक्त चुनावों में विजय प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों को बहुत अधिक पैसे की आवश्यकता होती है, और ये पैसा, ये धनराशि दान आदि के रूप में धनी व्यक्तियों से प्राप्त की जाती है। और स्वाभाविक है कि जब राजनीतिक दल सत्ता में चले जाते हैं तो जिन धनी लोगों के बलबूते पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, चुनाव लड़ा है, वह उन धनी व्यक्तियों के हित में कानून निर्माण का कार्य करवाएंगे।
इस प्रकार दलों के कारण संपूर्ण राजनीति एक प्रकार का व्यवसाय बनकर रह जाती है। राजनीति में भ्रष्टाचार, भ्रष्टता व्याप्त हो जाती है। समय और धन का भी बहुत अपव्यय होता है दलीय व्यवस्था के कारण। व्यवस्थापिका में विरोधी दल सिर्फ विरोध के लिए ही विरोध की प्रवृत्ति को अपना लेता है। चाहे कोई कोई विधेयक कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जबरदस्ती उसका विरोध करना है, विरोध के लिए विरोध। तो इस प्रवृत्ति के कारण अमूल्य समय भी बर्बाद होता है और बहुत अधिक धनराशि भी व्यय हो जाती है, उसका भी अपव्यय होता है। दलीय ढांचे के कारण जितनी बड़ी मात्रा में धनराशि का अपव्यय होता है, उसे यदि हम राष्ट्रीय हित के कार्यों में लगाएं तो देश का बहुत अधिक विकास हो पाएगा, देश बहुत अधिक प्रगति कर पाएगा। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दलों में सत्ता का केंद्रीकरण भी इसका एक दोष माना जाता है। राजनीतिक दलों के बारे में अनेक जो प्रभावशाली लेखक हैं, उनके द्वारा ये आक्षेप लगाया जाता है कि राजनीतिक दलों का जो वास्तविक संचालन है वो गुट विशेष के थोड़े से नेताओं के द्वारा। हम व्यवहार में भी देखते हैं कि केवल कुछ नेता, कुछ विशेष व्यक्ति उस राजनीतिक दल की नीतियों का निर्धारण करते हैं और अपने समर्थकों पर कठोर नियंत्रण रखते हैं। तो इस प्रकार जो प्रजातंत्र है वो वर्ग तंत्र में परिणत हो जाता है राजनीतिक दलों के माध्यम से, राजनीतिक दलों की पद्धति के कार्यप्रणाली के द्वारा। तो ये थे दलीय पद्धति के दोष। बहुत दोष हैं राजनीतिक दल व्यवस्था में, दल पद्धति में कई दोष गिनाए जा सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये दोष दलीय पद्धति के नहीं हैं, ये तो मनुष्य की अपनी दुर्बलताओं के कारण हैं। और ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा मानवीय चरित्र को उन्नत किया जाना चाहिए, परिस्थितियों में सुधार किया जाना चाहिए, ताकि राजनीतिक दल के दोषों को बहुत अधिक सीमा तक दूर किया जा सके। राजनीतिक दल ज़रूरी है प्रजातंत्र के लिए, लेकिन प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य इस पद्धति को हमें अधिक से अधिक दोष रहित करने का प्रयत्न करना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी क्या है, हम मानवीय चरित्र को उन्नत करें, मानवीय चरित्र में सुधार करें, परिस्थितियों में सुधार करें, ताकि हम दलीय पद्धति के दोषों को दूर करने में सक्षम बन पाएं, सक्षम हो पाएं। धन्यवाद।